नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। मैं आज आपसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको बंदूक चलानी आती है? क्या आपको तलवार चलानी आती है? अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता तो क्या आपको लाठी चलानी आती है? ये भी नहीं आती। चलिए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप कभी बैंक गए हैं, फिर वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जब भी कभी आप बैंक गए हैं तो आपने वहां देखा होगा कि वहां कम से कम एक गनमैन वहां जरूर मौजूद होता है। जब भी कोई बड़ा नेता या अभिनेता या कोई भी पुलिस का आला अधिकारी कहीं भी जा रहा होता है तो उसके साथ कम से कम एक गनमैन अवश्य होता है। वो क्यों होता है? कभी आपने सोचा? ये बहुत सोचने का विषय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। आपको सोचना चाहिए, वो गनमैन उनके साथ क्यों होता है? वो गनमैन उस नेता की, उस अभिनेता की, उस पुलिस के आला अधिकारी की, उन बैंक कर्मियों की रक्षा के लिए होता है। वो इसलिए होता है कि जब भी कभी उन लोगों पर आत्मघाती हमला हो तो वे तुरंत प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही कर सकें, तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति पर जवाबी कार्रवाई कर सकें। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा ही आत्मघाती हमला कभी आपके ऊपर भी हो सकता है? जब शासन और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है तो क्या वही शासन और प्रशासन उन लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है? उनके लिए भी है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक गनमैन होता है, कोई खाली हाथ वाला नहीं। चलिए छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप कभी अखाड़े गए हैं? अखाड़ा जानते हैं आप क्या होता है? अखाड़ा नहीं जानते? जिम गए हैं? जिम तो गए होंगे। जिम में और अखाड़े में दो खास बातें होती हैं। उनमें एक बात तो एक जैसी यानी कि सिमिलर होती है, और दूसरी बात वो एक दूसरे की डिफरेंट, अपोजिट। एक बात दोनों में एक जैसी होगी और दूसरी बात दोनों में एक दूसरे के परस्पर विरोधी। कौन कौन सी बात? पहली बात कि आप चाहे अखाड़े में जाइए और या फिर आप जिम में जाइए, दोनों ही जगह जाने के बाद आपकी बॉडी, आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है, आप पहलवान जैसे दिखने लगते हैं। ये उन दोनों में ही सिमिलरिटी है, और डिफरेंट ये है कि केवल और केवल अखाड़ा ही आपको लड़ना सिखाता है, जिम लड़ना नहीं सिखाता। केवल अखाड़ा ही आपको बताएगा कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपको कौन सा दांव पेच इस्तेमाल करना है। ये केवल और केवल अखाड़ा सिखाता है। आपने कभी लाठी चलाना भी नहीं सीखा। ये आरएसएस वाले कच्छाधारी, ये तो जितने भी लोग इसमें जाते हैं वो सारे के सारे टाइम बर्बाद करते हैं। जो भी वो 1 घंटा भी अगर वहां देते हैं, वही 1 घंटा अगर वो ओवर टाइम लगाएं तो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा बन जाए। यही समझते हैं ना आप? यही सोच है ना आपकी? वो क्या कर रहे हैं? वो आपको मुफ्त में लाठी चलाना सिखा रहे हैं। कम से कम लाठी चलाना तो सिखा रहे हैं। आज जिस दौर में
कोई आपके बच्चे को मुफ्त में ABCD भी ना सिखाए, उस दौर में ये RSS वाले आपको लाठी चलाना सिखा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? क्या आपने सोचा है कभी? वो अपने लिए नहीं दे रहे हैं, आपको आत्मरक्षा में सबल बना रहे हैं, इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं, आपको लाठी चलाना सिखा रहे हैं। अरे कम से कम लाठी चलाना तो सिखा रहे हैं, वो तो सीखिए। अब तो वो भी नहीं सीख रहे हैं। कैसे आत्मरक्षा करेंगे आप? जो ये धन एकत्रित कर रहे हैं, जो ये आपका परिवार है, इसकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे? आपको युद्ध नीति में निपुण बनना होगा, आपको आत्मरक्षा में सबल बनना होगा। कौन सी लाठी? लाठी वो शस्त्र है जो आपके पुरखों के जमाने से आज तक चलता चला आ रहा है, और वही शस्त्र आपने अपने घर में नहीं रखा, उसको निकाल दिया। बंदूक लेने की तो औकात नहीं है, तलवार हम लेंगे नहीं, क्योंकि उससे बेटर तो बंदूक है, और बंदूक के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लीजिए ना लाइसेंस। आप बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लीजिए, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जो ये सोच रहे थे कि 1 घंटा और ओवर टाइम लगा लें तो 100-200 रुपए और बन जाएंगे। अभी आपका 1 मंजिल है, 1-2 साल बाद दूसरी मंजिल तैयार कर लेंगे, तीसरी मंजिल, 5वीं मंजिल। लेकिन अगर आपके ऊपर आत्मघाती हमला हो गया तो वो 5वीं मंजिल आपके काम नहीं आनी है। आपके काम आनी है तो वो बंदूक जिसका आपने लाइसेंस लिया हुआ है। संविधान आपको शस्त्र लेने से नहीं रोकता, संविधान आपको शस्त्र देता है आत्मरक्षा के लिए। आप आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लीजिए। बंदूक लेने की हैसियत नहीं है तो कोई बात नहीं, पारंपरिक हथियारों के तौर पर तलवार आप ले सकते हैं, चाकू ले सकते हैं, वो लीजिए और अपने साथ रखिए, हमेशा रखिए। क्योंकि आत्मरक्षा का मामला कभी भी कहीं भी हो सकता है आपके साथ। आत्मरक्षा का मतलब ये होता है कि आप जहां पर हैं, जैसे हैं, उसी स्थिति परिस्थिति में खुद की रक्षा करने में योग्य हो सके, यही आत्मरक्षा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपके, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी तरीका है। इस दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। सुनिए, एक ही कहानी को मैं 2 तरीके से सुनाऊंगा। एक ही कहानी को 2 तरीके से। कहानी पे जरा ध्यान दीजिएगा। आप कहीं जा रहे थे अपनी बाइक से, स्कूटी से या अपनी कार से, कहीं आप जा रहे थे और रास्ते में आपकी किसी जिहादी से तू मैं हो गई, किसी भी बात को लेकर के, चाहे वो बाइक टचिंग का मामला हो या कोई और भी मामला हो, किसी भी बात को लेकर के आपकी किसी जिहादी से तू मैं हो गई। अब जिहादी तो अपनी गलती मानेगा नहीं, आपने भी आप देखा ना था, 100 नंबर को पुलिस को फोन लगा दिया। अब आपके पुलिस को फोन लगाने से वो जिहादी और ज्यादा भड़क गया, वो तुरंत गया और तुरंत गया अपने घर से मांस काटने वाला छुरा लाने के लिए। वो छुरा को लेकर के आया और ले घपाघप और दे घपाघप उसने आपके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दी। बाद में पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई और पुलिस को जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी थी वो कार्यवाही उसने की उस जिहादी के ऊपर, उसको पकड़कर जेल भेज दिया। और आपको ईश्वर के श्री चरणों में जगह मिल गई। आपका परिवार बर्बाद हो गया, आपके बच्चे अनाथ हो गए, और वो जिहादी 2 महीने बाद
जेल से जमानत लेकर अपने घर आ गया। अब सालों तक केस चलेगा, जिरेबाजियां होंगी, और हो सकता है कि वो जिहादी किसी गवाह के या सबूत के अभाव में या शक की बुनियाद पर बाइज्जत बरी हो जाएगी, और वो बाइज्जत बरी होकर के अपने घर आ गया। अब इसी कहानी को मैं आपको दूसरे तरीके से सुनाता हूं कि जब वो जिहादी छुरा लेने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ा, आपने भी संवैधानिक तौर पर ली गई अपनी तलवार या अपनी पिस्तौल या अपनी राइफल निकाल ली, और जैसे ही जिहादी लौटकर आया और आपके ऊपर उस छुरे से आत्मघाती हमला किया, आपने भी आईपीसी एक्ट की धारा 96 यानी 96 के अनुसार अपनी आत्मरक्षा में उस पर दबादब फायर ठोक दी। 6 की 6 गोलियां उतार दी आपने। पुलिस आई और उसको जो भी कार्यवाही करनी थी आपके खिलाफ उसने की। उसने आपको पकड़कर जेल भेज दिया। आप जेल में, और वो जिहादी जहन्नुम में हूरों के मजे लेने के लिए चला गया। 2 महीने बाद आपने जमानत ली और आप अपने घर चले आए। अब बरसों मुकदमा चलेगा और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो अब आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी पसंद आई? अगर आपको दूसरी वाली कहानी पसंद आई है तो प्रयत्न तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरी कहानी को साकार करने के लिए प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। और अगर आपको पहली वाली कहानी पसंद आई है तो पहली वाली कहानी के लिए सरकार और संविधान ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इसीलिए तो चिल्ला रहा हूं, शस्त्र में अब जयते, शस्त्र धारण कीजिए, खाली मत रहिए। आप अगर पिस्तौल नहीं खरीद सकते, राइफल नहीं खरीद सकते, उसका लाइसेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, तलवार 500 रुपए की आ जाती है। पारंपरिक हथियारों के लिए आप अप्लाई कीजिए और संवैधानिक तौर पर वो लीजिए, लेकिन अपने साथ एक ना एक शस्त्र जरूर रखिए। संवैधानिक तौर पर प्रदत्त शस्त्र रखिए, अवैध मत रखिए। अवैध नहीं, मैं अवैध के लिए नहीं कहता हूं, वो रखिए जो वैध शस्त्र है, जो संविधान आपको देता है, उस शस्त्र को रखिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और हां, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रह सके। आप अपने लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लड़िए। अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलिए, बोल भी नहीं सकते तो आप लिखिए। अगर आप लिख भी नहीं सकते तो उन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल तो ना गिराइए। क्यों? क्योंकि वही धर्म योद्धा आपके हिस्से की लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये विनती है मेरी आपसे हाथ जोड़कर। इसीलिए मैं खुद को धर्मयुद्ध अपराधी कहता हूं, क्योंकि मैंने इस धर्मयुद्ध में आज तक कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाई थी। आप भी नहीं निभा रहे हैं। अपनी अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर लीजिए। अगर आप शस्त्र नहीं रख रहे हैं अपने साथ और आपको पहली वाली कहानी पसंद आ रही है तो याद रखिए
कि आप खुद के लिए तो खतरा है ही हैं, अपने परिवार के लिए भी खतरा है, अपने राष्ट्र के लिए भी खतरा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। ईश्वर ने खुद ही कहा है कि आप जो भी कर्म करेंगे, उस किए गए कर्म के लिए आपको प्रतिफल मिलेगा। कर्म तो करना जरूरी है ना, सोचने से तो शस्त्र नहीं मिल जाएंगे। आप पहले जाकर के शस्त्र के लिए अप्लाई कीजिए, संवैधानिक तौर पर शस्त्र लीजिए, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी प्रक्रियाएं निभाइए। सरकार को बताइए कि आपको शस्त्र क्यों चाहिए, सरकार को बताइए, क्योंकि पुलिस ऐन मौके पे मौजूद नहीं होती। ऐन मौके पे वो गनमैन मौजूद होता है, वो शस्त्र मौजूद होता है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे साथ दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।